हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर 1 की यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जुलाई 2018 से जून 2012 के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस लेवल होने वाले हैं क्वेश्चन। पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, ये नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सीरीज रहने वाली है। 2 मैंने ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो उसको ज़रूर से कंप्लीट कर लेना। ओके, साथ में मैं होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ लास्ट में, तो उसको भी सॉल्व करना है। जिसने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर से करो। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जिसने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन और एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिसमें आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही स्टार्ट करोगे लेक्चर, अभी जैसे ही मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो 1 से लेके 25 तक या 26 तक नंबर्स लिख देना, उसमें राइट या रॉन्ग मार्क करना और फिर कैलकुलेट करना कि आपके स्कोर क्या हुए हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे आपको रिलायबल भी रहोगे और आपको पता चलेगा कि आपके ट्रैक भी कर सकोगे स्कोर्स। ठीक है, कि आपकी क्या पोजीशन है, आप कितने पानी में हैं, कितना नहीं है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है और आप एक एक लेक्चर करके देख लेना। वहाँ पे भी जुलाई 2018 से जून 2012 के हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हो जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन की भी प्लेलिस्ट तैयार है, 20 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे मैं ट्रिक्स और सब तरीके से आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो उसको भी एक एक करके आप कवर करना। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप सभी से बन गया होगा और जिससे नहीं बना डोंट वरी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्या इसमें से एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है? सिंगल ग्रुप, रेसिडुअल, पैरेलल या रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या बनता है? रेसिडुअल ग्रुप। एक एक करके अपन इसको देखते हैं। सिंगल ग्रुप में एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वन ग्रुप होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है जिसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किया जाता है और फिर मेजर करते हैं हम उसमें कि क्या इफेक्ट आने वाला है ट्रीटमेंट में। मतलब एक ग्रुप बना दिया, उसमें पहले स्ट्रेस लेवल था, उसमें हमने योगा ऐड किया, फिर देखा कि स्ट्रेस लेवल कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। ठीक है, ये होता है सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। टेस्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस लेवल of 30 students by measuring stress before and after yoga session. सेकेंड आता है पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं। ठीक है जी, वन एक्सपेरिमेंटल जिसमें ट्रीटमेंट होता है और दूसरा कंट्रोल जिसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है, और इनको फिर हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि टीचिंग मेथड है, एक क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल करने के लिए एक को एक्सपेरिमेंटल कर दिया, वहाँ पे न्यू टीचिंग मेथड अप्लाई किया, और जो रेगुलर है, सपोज सेक्शन बी, वहाँ पे ट्रेडिशनल
हमने जो करते आ रहे हैं वो टीचिंग मेथड यूज़ किया और फिर कंपेयर किया कि क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों लोगों का। ठीक है, ये होता है पैरेलल, साथ ही साथ करने वाला। इसमें 2 ग्रुप होते हैं। अब आ जाता है रैशनल। रैशनल में ग्रुप्स आर फॉर्म्ड लॉजिकली और सिस्टमैटिकली, नॉट रैंडम। इसमें जानबूझ के हम करते हैं लॉजिक के साथ और सिस्टमैटिक के साथ, और फिर ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं 3 ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 3। तो ये 1 था, 2 था, ये 3 है। जिसमें से देखो फॉर एग्जांपल कि 3 ग्रुप बना दिए हमने, हाई, मीडियम और लो अचीवर्स। ठीक है, जो टॉप रैंकर्स हैं, एवरेज हैं और बहुत ही कम बॉर्डर लाइन को टच करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका ग्रुप बना दिया। फिर उसमें अलग अलग टेक्निक यूज करी, फिर देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि ये तीनों का रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो ये ट्रीटमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। फोर्थ आ जाता है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब ये नॉन रैंडम था, तो ये क्या हो जाएगा, रैंडमली हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बायस नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं। अब रैंडमली हम डिवाइड कर रहे हैं पेशेंट को 2 में, इनटू ट्रीटमेंट और प्लेसिबो ग्रुप में। कितने? इसमें ट्रीटमेंट एंड प्लेसिबो ग्रुप में, जहाँ पे हम न्यू ड्रग्स को देखेंगे कि ये ड्रग देंगे, और फिर देखेंगे कि इन लोग का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये हो जाएगा रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब नेक्स्ट आ जाता है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ये मोर देन वन वेरिएबल होता है फैक्टर, स्टडीड साइमल्टेनियसली टू सी कंबाइंड एंड इंडिविजुअल इफेक्ट। साथ में देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें देखो मोर देन वन वेरिएबल है। ठीक है जी, मोर देन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को वेट लॉस करना है, तो वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो 6 तरह की चीजें करेगा, जैसे डाइट भी करेगा, डाइट में वेरिएशन लाएगा, एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज में वेरिएशन लाएगा, तो उसको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। लास्ट बचा रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, जो कि वैलिड एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये टर्म कहाँ यूज होता है? स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। रेसिडुअल इन रिग्रेशन एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे ना, ये स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 स्टूडेंट्स के लिए भी है और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो वहां पे रिग्रेशन एनालिसिस में रेसिडुअल ग्रुप अप्लाई होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल का ये पार्ट नहीं है। आई होप ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। बाकी सारे टाइप्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन में ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? ये आपको दिख रहा है नॉट और नॉन। यहाँ यहीं पे बच्चों लोगों से गलती होती है। इसको कैसे सॉल्व करना है? नॉट से नॉट कैंसिल, क्या बचा? पैरामीट्रिक टेस्ट। आपसे पूछा है कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, रैंक टेस्ट। सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, टी टेस्ट। ठीक है जी। अगर आपने नॉट नहीं देखा और सिर्फ नॉन पैरामेट्रिक देखा, तो वहीं काई स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, तो आप कुछ भी मार्क कर दोगे। तो इसलिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर लेना। तो राइट आंसर क्या बनता है? टी टेस्ट। टी टेस्ट में पैरामीट्रिक टेस्ट टी टेस्ट होता है। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? अज्यूम दैट द डेटा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, जिसमें कुछ पैरामीटर्स रहेंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट से आप ये पता करना कुछ पैरामीटर होंगे, जैसे मीन, वेरिएंस, इन सब की मदद से हम टेस्टिंग करते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं? टी टेस्ट, अनोवा, जेड टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन, इसके एग्जांपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है? डू नॉट अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस अब ये इसी का अपोजिट है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये किस पे बेस्ड होगा? ऑर्डिनल डेटा में, स्मॉल सैंपल में।
और व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज अननोन, डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता ही नहीं है, पैरामीटर्स तो जहाँ पे हमें सब चीज पता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, रन टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रूस वॉलिस टेस्ट, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो ऑप्शन वाइज एनालिसिस कैसा किया है। टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है और बाकी साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, रन टेस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया नॉन पैरामीट्रिक है। साइन टेस्ट क्या होता है, बेस्ड ऑन साइन ऑफ डिफरेंस नॉट मैग्नीट्यूड, किस पे बेस है, साइन पे, प्लस माइनस पे, उनके डिफरेंस पे। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंस और गुडनेस ऑफ फिट। और रन टेस्ट किस पे डिपेंड, इसका मतलब क्या है, टेस्ट रैंडमनेस इन अ सीक्वेंस, हम रैंडमली टेस्ट कर रहे हैं लेकिन सीक्वेंस में। तो ये है, ये याद रखना, टी टेस्ट, जेड टेस्ट अनोवा पैरामीट्रिक होते हैं, बाकी काई स्क्वायर, साइन, रैंक और रन टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक। आई होप सभी को क्लियर है। तो राइट आंसर क्या बनता है अपना, टी टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट। ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इससे, इसको आप जरूर से पढ़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। Read the following statement, one labeled assertion and second is reason. Assertion क्या बोल रहा है, qualitative research in India has a long way to go to reach international standard. भाई इंडिया में ना क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ही कम हो रही है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच नहीं कर पा रही, अभी बहुत टाइम है वहां तक पहुंचने में। तो ये क्या बात सच है, यस ट्रू, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में कौन सी रिसर्च हो रही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रही है। रीजन क्या दिया है इसमें, बिकॉज द फंडिंग एजेंसी डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्यों, फंडिंग एजेंसी सपोर्ट करती है, अलग अलग तरीके की स्टाइपेंड देती है जिससे आप रिसर्च करो, अच्छा रिसर्च आएगा सामने तो वो जरूर से आपकी हेल्प करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च, एथनोग्राफिक, केस स्टडी, इंटरव्यू, नरेटिव्स, ठीक है। और वहीं पे क्वांटिटेटिव जो है, लैक ऑफ फंडिंग अलोन की वजह से नहीं पीछे चल रहा है, क्वालिटेटिव की फंडिंग नहीं मिल रही है, बाकी के भी इश्यूज हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, कम ट्रेनिंग मिल रही है, क्वांटिटेटिव और पॉजिटिव मेथड पे ज्यादा लोग बायस हैं, उस तरफ के ज्यादा कर रहे हैं, कम एक्सपोजर है टू ग्लोबल क्वालिटेटिव टेक्निक, जो वहाँ पे बाहर ग्लोबली टेक्निक सिखाई जा रही है वहाँ वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पब्लिकेशन चैलेंजेस, ये सारी चीजें मिलकर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कम होती है इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। फंडिंग एजेंसी जैसे ICSSR, UGC, NGOs, ये सब हेल्प करती हैं क्वालिटेटिव स्टडी को, अगर प्रपोजल स्ट्रॉन्ग रहा तो ये जरूर फंडिंग में हेल्प करेंगी, इसलिए आर फॉल्स होता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप। बहुत आसान है, रिसर्च स्टेप से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, ठीक है जी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पहले आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये बाद में आएगा, इसके पहले ये आएगा, तो ये भी गलत हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा फाइंडिंग्स और डेटा कलेक्शन, तो ये पहले आएगा। तो राइट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, ठीक है जी। इस चार्ट की हेल्प से आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं सोचो। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, पहले आपको टॉपिक पता चला, फिर रिव्यू किया लिटरेचर, फिर डेटा को कलेक्ट किया, जितना ऑप्शन में दिया, ये ऑप्शन में नहीं दिया तो वरना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन आता है, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, जो
आपकी फाइंडिंग्स आई है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन। Deconstruction is a popular method of research in किसमें? बेसिक साइंस में, अप्लाइड साइंस में, सोशल साइंस में कि लिटरेचर में? डीकंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है कौन सी रिसर्च में? वो है ऑफ रिसर्च इन लिटरेचर। राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी, लिटरेचर। देखो इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले अपन डीकंस्ट्रक्शन समझते हैं। डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक फिलोसॉफिकल लिटरेरी थ्योरी रहती है, ठीक है, जिसको अप्रोच किया था जैक्स डेरिडा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब कि किसने दिया है। इट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड मीनिंग, अनकवरिंग हिडन असम्पशन, कॉन्ट्रडिक्शन एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। मतलब लिटरेचर की जब आप स्टडी करते हो तो उसमें कितने सारे टेक्स्ट, लैंग्वेजेस, मीनिंग, असम्पशंस रहते हैं, है ना। It is not used in science experiment but in literary criticism, cultural study and philosophy. तो correct answer literature है। Deconstruction is not about testing hypothesis as in the science but about interpreting and reinterpreting text. ठीक है। Deconstruction क्या होता है? टेक्स्ट को पढ़ना, है ना, उसको इंटरप्रेट करना। यहाँ पे सब साइंस साइंस वर्ड दिया आपको, इसको भी एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये साइंस ही नहीं है, सिर्फ लिटरेचर को पढ़ना है, ठीक है जी। टेस्ट नहीं करते हम यहाँ पे हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉम्युनैलिटी एसोसिएटेड? कॉम्युनैलिटी किससे एसोसिएट है? यूनिवेरिएट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, केस स्टडी, स्वॉट एनालिसिस। यूनिवेरिएट में एक फैक्टर होगा, केस स्टडीज में क्वालिटेटिव होगी ये, ठीक है जी। और स्वॉट एनालिसिस तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब बचा है क्या? फैक्टर एनालिसिस। तो राइट ऑप्शन क्या है? फैक्टर एनालिसिस कम्युनैलिटी से एसोसिएट है। एक्सप्लेनेशन। कम्युनैलिटी इन फैक्टर एनालिसिस इंडिकेट क्या करता है? हाउ वेल अ वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्सट्रैक्टेड कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो कैसे, मतलब जो भी फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं कॉमनली, वो कैसे एसोसिएट कर रहे हैं। अ हाई कॉमनैलिटी close to 1 means the variable is well represented. A low one means it is poorly explained. इसका हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो, यूनिवेरिएट एनालिसिस डील करता है वन वेरिएबल में, केस स्टडी क्वालिटेटिव है, स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक टूल है, फैक्टर एनालिसिस डील करता है कॉम्युनैलिटी से। कॉम्युनैलिटी का मतलब क्या होता है? टू द अमाउंट ऑफ वेरिएंस इन ईच वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द कॉमन फैक्टर। जैसे सपोज करो एक जार में ब्लू कलर के अलग अलग शेड है, ठीक है, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लू, ऐसे बहुत सारा फुल है। तो वो उसको हम ग्रुप बना देंगे, लाइट ब्लू में, डार्क ब्लू में, ठीक है, ऐसे स्काई ब्लू में, और फिर उसको करेंगे। अब उसमें से कॉमन वेरिएंस क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। मतलब उसमें भी डिफरेंस आता है, उसमें भी टेस्ट लगता है। तो ये एक अलग से बनाने वाला वीडियो है, अलग से बनाने वाला टॉपिक है, जो आपको एक्सप्लेन अलग से मैं कर दूंगी। लेकिन सिंपल भाषा में यही है कि कम्युनैलिटी क्या होती है? शेयर्ड वेरिएंस एक्सप्लेन बाय कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। और यूनिक वेरिएंस, वेरिएंस नॉट एक्सप्लेन बाय फैक्टर, फैक्टर लोडिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल। ये थोड़ा हाई लेवल का पोर्शन है जो रिसर्च में आता है, तो इससे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन आप इससे एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 61।
The variable which impacts the relationship between an independent variable and a dependent variable is known as. क्या चीज इम्पैक्ट करेगी? रिलेशन, किसके बीच के रिलेशन को? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को इम्पैक्ट करेगी। ऑप्शन ए एंटीसीडेंट, ऑप्शन बी प्रीसीडेंट, ऑप्शन सी प्रिडिक्टर, ऑप्शन डी कंट्रोल वेरिएबल। तो राइट आंसर क्या है इसका? कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज हेल्ड कांस्टेंट or limited during an experiment to prevent it from influencing the relationship between the independent and dependent variable। मैंने आपको शुरू में बताया था, दो ग्रुप अपन ने लिए थे, ठीक है। एक में टीचिंग न्यू मेथड अपनाया, एक में पुराने ही चल रहा था। तो जो कंट्रोल वेरिएबल है उसमें तो हमने नहीं किया चेंजेस, तो वो इफेक्ट डाल सकता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर। By controlling for these variables, a researcher can be more confident that any changes in dependent variable are caused by the independent variable। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये इसका बहुत सुंदर सा चार्ट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो जिसको हम मैनिपुलेट और चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रिजल्ट होता है कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। एंटीसीडेंट वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल दैट अकर्स बिफोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके पहले, एंटी मतलब उसके पहले जो वेरिएबल अकर होते हैं उसको एंटीसीडेंट वेरिएबल। जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, टीचर रिच है, पुअर है, कैसा है, मिडिल क्लास है। प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या होते हैं? अनदर टर्म है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। मोटिवेशन, प्रिडिक्टिंग परफॉर्मेंस। कंट्रोल वेरिएबल, वेरिएबल केप्ट कांस्टेंट टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंस। वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं जिससे इन्फ्लुएंस ना हो सके। तो ये ऑप्शन में था, तो राइट आंसर यहीं से बनता है। जैसे क्लास साइज, एज ग्रुप, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंटरवीनिंग या मीडिएटेड वेरिएबल, वेरिएबल दैट इम्पैक्ट और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ऑप्शन में नहीं दिया था, वरना ये ही होता मोस्ट क्लोजेस्ट। उसके बाद ये समझ में आया? इंटरेस्ट मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड और परफॉर्मेंस, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट है, ठीक है, और बीच में नॉइज आ रही है, तो ये क्या है? इंटरवीनिंग है जो आपको इम्पैक्ट डाल सकती है। क्लोजेस्ट तो ये था लेकिन ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में कंट्रोल था जो इफेक्ट करेगा, ये भी करेगा, तो ये राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Which one of the following is a non-probability sampling method? थर्ड या फोर्थ टाइम पूछ लिया है तो सैम्पलिंग वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है। पहला सिंपल, सेकंड स्ट्रेटिफाइड, थर्ड क्लस्टर, फोर्थ कोटा। नॉन प्रोबेबिलिटी इज, राइट आंसर इज कोटा। वेरी गुड। चलो, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको पीछे की क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। A research paper is a compilation of information on a topic। ये compilation है? नहीं। compilation क्या हो सकता है? रिसर्च आर्टिकल, दूसरा ऐसे, जो सिर्फ आप उसमें क्या कंपाइल करके इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये रिसर्च पेपर नहीं कहलाएगा। कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय ऑथर, नहीं, ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती है। मतलब ऑथर यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि जो मैंने लिखा बिल्कुल वो सही है, तो ये रिसर्च पेपर होगा क्या? नहीं। नेक्स्ट, कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। कैन बी पब्लिश्ड इन मोर देन वन जर्नल, एक से ज्यादा जर्नल में अगर हम पब्लिश करवाते हैं तो क्या वो रिसर्च पेपर है? नहीं, वो रिसर्च
एथिक्स को वायोलेट करेगा, ठीक है, जो कि गलत बात है। एक एक पेपर को आप एक ही जगह पब्लिश करवा सकते हो, एक ही जर्नल में, 10 जगह नहीं करवाओगे कि आपका नाम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रिसर्च पेपर क्या होता है? स्कॉलरी आर्टिकल प्रेजेंटिंग ओरिजिनल रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस और कंक्लूजन, ठीक है। जैसे कि अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है, उसको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना ही पड़ता है, तो और बाकी के एकेडमिशियन, टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स जो इस फील्ड के हैं, ठीक है, उनको भी पेपर पब्लिश करवाना रहता है। तो वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कुछ मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस और पीयर रिव्यू होना चाहिए बाय एक्सपर्ट। पीयर रिव्यू मतलब जो आपके कलीग्स टाइप के हैं, जिन्होंने करवा दिया है, उनको भी देखना है बिफोर पब्लिकेशन टू इंश्योर एकेडमिक वैलिडिटी। अब रिसर्च पेपर किस किस चीज से बना है? ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, इवेल्युएटेड होना चाहिए, इवेल्युएटेड ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर, और पीयर रिव्यू, ये 3 टर्म से बना है, ठीक है जी। आई होप सबको क्लियर है, ये इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन में ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स? रिसर्च एथिक्स कौन सी कैटेगरी में आती है? ठीक है, पहला, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल। अब भी समझाया, एक पेपर एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो सकता है, 10 जगह नहीं हो सकता। विदाउट टेलिंग द एडिटर, ये तो आप रिसर्च की चोरी कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। Conducting a review of the literature that acknowledges the contribution of other people in the relevant field or relevant prior work। अगर आप किसी को एक्नॉलेज कर रहे हो, किसी को श्रेय दे रहे हो कि मैंने आपका रिसर्च कंट्रीब्यूशन देखा है, अपने पेपर में यूज किया है, ठीक है, उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, थैंकफुल हो, ठीक है, रेलेवेंट फील्ड में, मतलब लिटरेचर रिव्यू में उसका नाम मेंशन कर रहे हो, तो वो ही रिसर्च एथिक्स में आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम अ डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजन इन अ रिसर्च पेपर। जो आउटलायर है उसको हटा दिया, बीच बीच का रख लिया, तो वो भी गलत बात है, रिसर्च एथिक्स को वायलेट कर रहा है। इंक्लूडिंग अ कलीग एज एन ऑथर on a research paper in return for a favor, even though the colleague did not make a serious contribution to the paper। ठीक है, एक कलीग को तुमने अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड कर दिया, भाई तू मेरा को ऑथर है, ठीक है, और बगैर उसको, उसने तो कुछ काम करा नहीं, तब भी कंट्रीब्यूशन उसका नाम ले दिया, ठीक है, तो ये भी वायलेट कर रहा है रिसर्च एथिक्स के, अनएथिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्च स्कॉलर का कोई सुपरवाइजर है या गाइड है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया लेकिन उनका नाम आपने मेंशन कर दिया पेपर में, तो ये क्या? अनएथिकल है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये चार्ट में रिप्रेजेंट करा है, इसको आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65। Which one of the following sampling method is not based on probability? फिर से सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, कोटा, क्लस्टर। क्या पूछा है? नॉट प्रोबेबिलिटी, मतलब कि नॉन प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। अब आप देख रहे हो सेम ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर दी है। नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी मतलब का इसका मतलब क्या हो गया? नॉन प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? ये वर्डिंग ही आपको कंफ्यूज करेगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये चार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66। Which one of the following reference is written as per Modern Language Association (MLA)?
याद रखना है ये फुल फॉर्म, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, MLA। तो राइट ऑप्शन क्या है? अब अपन को देखना है कि ये डॉट, कॉमा, कोलन, ईयर, पब्लिकेशन, टाइटल, ऑथर, ये सब अलाइनमेंट में है कि नहीं है MLA के फॉर्मेट में। वैसे तो ये चारों ऑप्शन में ना आप डिफरेंस नहीं देखोगे, सभी के सब सेम है। यहाँ पे कॉमा लिखा, सब में हॉल पहले लिखा है, ठीक है, फिर डोनाल्ड लिखा है, फिर डॉट बना है, फिर फंडामेंटल, फिर न्यू दिल्ली, फिर पेशेंस, पर प्रेंटाइज हॉल ऑफ इंडिया, फिर 2005। तो ये तो यूजीसी की गलती है, उसने सारे ऑप्शन सेम दे दिए हैं और इसका राइट आंसर भी दिया है यूजीसी ने, सुपरली टैलेंटेड। ठीक है, पहले यूजीसी कंडक्ट करता था इसलिए। तो अपन इससे क्या सीखना है? फॉर्मेट सीखना है सही वाला, ऑथर, टाइटल, सिटी, पब्लिशर, ईयर, ये याद रखने वाली चीज है। ऑथर, टाइटल, सिटी, पब्लिशर, ईयर, ऑथर, टाइटल, सिटी, पब्लिशर, ईयर, 4-5 बोलो मन में, बोल लिया? चलो देखो, ऑथर का लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर टाइटल ऑफ द बुक, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फीचर्स यही है, इटैलिक्स में होना चाहिए बुक का टाइटल, जो कि ये ऑप्शन में नहीं दिया था, ये ऐसे टेढ़े में लिखा होना चाहिए, ठीक है। पीरियड आफ्टर द ऑथर नेम एंड बुक टाइटल, ऑथर नेम और बुक टाइटल के बीच में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप, कोलन यहाँ लगा है बिटवीन सिटी और पब्लिशर के नाम के बाद, कॉमा बिफोर ईयर, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए सब जगह, ठीक है। ये करेक्ट सीक्वेंस है। वैसे तो ऑप्शन डी दिया है इसका आंसर, लेकिन इटैलिक्स में होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो 67 क्वेश्चन नंबर, अ वर्कशॉप इज अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, अ मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑन टॉपिक, a class at a college or a university in which a teacher and the student discuss on a topic, a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem। तो भाई वर्कशॉप होता क्या है? कॉन्फ्रेंस है क्या वर्कशॉप? नहीं। मीटिंग है क्या? ये तो जर्नल टर्म हो गया, मीटिंग की तो सभी चीज जर्नल टर्म, मीटिंग के अंदर सब आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार। ये कॉन्फ्रेंस जो होता है, लार्ज पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रहते हैं, ठीक है। अ क्लास जहाँ पे कॉलेज में टीचर और स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं कुछ टॉपिक में, तो ये क्या हो जाएगा? सेमिनार हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनता है? यस, डी। अ वर्कशॉप क्या है? ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स है स्मॉल ग्रुप के लिए, जो किस पे जोर डालता है? डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल और टेक्निक फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे आप केक बेक करना चाह रहे हैं, उसकी वर्कशॉप ले रहे हो, ठीक है, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गया, या आपको पोट्री बनानी है, ठीक है, क्ले से बनानी है, मिट्टी से बनानी है, जिससे भी, तो वो उसका वर्कशॉप होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इंटेंसिव ट्रेनिंग सेशन होती है, जो प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करती है और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर रहती है, ठीक है। क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द अटेंडीज, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, स्मॉल ग्रुप, फोकस्ड लर्निंग आउटकम होता है, उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता ही है। तो ये एक्सप्लेन कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसमें काम चल रहा है,
टर्म से समझ में आ रहा है। अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्ग्यूमेंट, प्रूवन हाइपोथेसिस है कि जो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो नहीं, जिसको प्रूव करना है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, नहीं भाई रिक्वायर होता है टेस्ट करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस की मतलब जिस पे काम चल रहा है और फ्यूचर में रिसर्च इसकी कंप्लीट होगी। और लास्ट क्या है, साइंटिफिक थ्योरी, तो ये तो भी हो चुकी है, एंड रिजल्ट है, तो राइट ऑप्शन आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो बहुत अच्छे से ये मैंने बता दिया है क्यों क्यों गलत है और क्यों सही है। वर्किंग हाइपोथेसिस स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और साइंटिफिक थ्योरी एंड पॉइंट ऑफ इंक्वायरी जहां पे हमको पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following is an indication of the quality of a research journal? क्वालिटी के बारे में किस बात चल रही है कि आप क्वालिटी वाले जगह पहुंच रहे हो। मतलब जैसे अगर आपको क्वालिटी वॉच या कपड़ा खरीदना है, उसकी पेमेंट भी ज्यादा होगी, वैसे क्वालिटी रिसर्च के लिए अच्छे जर्नल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या, किस चीज का इंडिकेशन है, इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर टू मेजर द क्वालिटी, रेप्यूटेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ रिसर्च जर्नल। कि रेप्यूटेड है रिसर्च जर्नल, यहाँ पे अच्छी मतलब क्वालिटी वाली रिसर्च जर्नल मतलब पेपर्स वगैरह मिलते हैं इस रिसर्च जर्नल में। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्वालिटी, जर्नल की क्वालिटी, हाई एच इंडेक्स, जी इंडेक्स और I10 इंडेक्स रिसर्चर की क्वालिटी होती है। ठीक है, ये ग्राफ से समझ में आ जाएगा। जैसे इम्पैक्ट फैक्टर क्या, एवरेज साइटेशन पर पेपर, एक पेपर में कितना साइटेशन हुआ है जर्नल लेवल पे पता लगता है, जर्नल क्वालिटी, तो ये करेक्ट है। एच इंडेक्स क्या होता है, रिसर्चर की प्रोडक्टिविटी प्लस साइटेशन का इम्पैक्ट, तो ये ऑथर लेवल पे होता है। मेजर इंडिविजुअल स्कॉलर करते हैं, ना कि जर्नल, जर्नल में बहुत सारी होती है, इंडिविजुअल है एक। जी इंडेक्स वेटेड मेजर ऑफ हाईली साइटेड पेपर, ये ऑथर लेवल का होता है, सेम इंडिविजुअल। ठीक है, I10 इंडेक्स, इसमें नंबर ऑफ पेपर विथ लेस देन एंड इक्वल टू 10 साइटेशन, इसमें 10 साइटेशन होती है, मतलब एक पेपर को 10 बार अगर आप साइट कर रहे हो तो वो ऑथेंटिसिटी देखो, इसमें ऑथर लेवल या गूगल स्कॉलर, इसमें सबसे ज्यादा होती है इम्पैक्ट फैक्टर में। ठीक है जी, साइटेशन। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स not disclosing the holdings of share stock in a company that sponsor your research, डिस्क्लोज नहीं करना कि कितना स्टॉक या शेयर है कंपनी में जो स्पॉन्सर कर रहा है रिसर्च, ये होती है क्या रिसर्च एथिक्स, नहीं। असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन PhD रिसर्च स्टूडेंट ओनली। फिर नेक्स्ट, डिस्कसिंग विद योर कलीग कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अ रिसर्च पेपर दैट यू आर रिव्यूइंग फॉर एन एकेडमिक जर्नल, कि आप डिस्कस कर रहे हो कॉन्फिडेंशियल डेटा। ठीक है, ये होता है क्या, रिसर्च एथिक, गुड रिसर्च एथिक। सबमिटिंग द सेम रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग इन मोर देन वन जर्नल, देखो ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है सेम स्टेटमेंट। आप एक पेपर को एक जर्नल में ही पब्लिश करवा सकते हो, 10 जगह नहीं करवा सकते, वो भी रिसर्च एथिक का वायलेट है, तो ये नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 2 बी। गुड रिसर्च एथिक्स इन्वॉल्व ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ओरिजिनलिटी। यहाँ पे तो आप कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या डिस्कस कर रहे हो ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन PhD रिसर्च स्टूडेंट ओनली, सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दे रहे हो आप।
तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सेम रिपीट, अभी भी आता है 2025 2026 में भी आएगा। which of the following sampling method is based on probability? तो convenience sampling, quota sampling, judgment sampling या stratified sampling? based on probability, ध्यान से देखना। तो क्या है, कन्वीनियंस है, कोटा है, जजमेंट है कि स्ट्रेटिफाइड? आंसर है स्ट्रेटिफाइड। बाकी सब क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये ग्राफ आप देख लेना, पिक्चर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, ये क्या पूछ लिया है, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, which one of the following reference is written according to APA format? तो देखो, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है अपन को कि सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये कॉमा और स्पेस होना चाहिए, है ना, कॉमा स्पेस तो है ही, डॉट भी है, ये डॉट और ये कॉमा, तो डॉट होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑथर के बाद कॉमा फिर डॉट, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे डॉट होना चाहिए, दोनों जगह डॉट होना चाहिए। ठीक है, इधर पे भी, इधर पे भी, यहाँ पे कॉमा था, तो राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, टाइटल ऑफ द बुक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं है तो ये कैंसिल। यूजेस कॉमा इंस्टेड ऑफ पीरियड्स, इधर पे डॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा। तो इसको रोज रोज लिखो, एक एक, मतलब आप ना एपीए का, एमएलए का ये फॉर्मेट ना रोज लिखो 5-5 बार, तो याद हो जाएगा फॉर्मेट और फिर बन जाएगा क्वेश्चन, अगर आता है 25 और 26 में। ठीक है जी, और आगे के भी जितने भी शिफ्ट होंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन अ करेक्ट सीक्वेंस, अब सीक्वेंस में लगाना है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट यहीं से दो ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, टॉपिक पता होने चाहिए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखोगे 4-5, तो फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड। कलेक्शन ऑफ डेटा की मेथोडोलॉजी, पहले आप मेथोडोलॉजी बनाओगे फिर डेटा को कलेक्ट करोगे, तो 4 ऑप्शन पहले आएगा फिर 3 आएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर डेटा को कलेक्ट, डेटा को एनालाइज और रिजल्ट डिस्कशन। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A hypothesis is made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. A hypothesis is basis for reasoning without any assumption of its truth. ठीक है, पहले क्या लिखा है, लिमिटेड एविडेंस है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, हाइपोथेसिस इज बेस्ड फॉर रीजनिंग विदाउट एनी assumption of its truth. Hypothesis is a proposed explanation for a phenomena. Scientific hypothesis is a scientific theory. तो
हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ से इनकरेक्ट होता है। क्यों होता है? बाकी के सभी सही होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू साइंटिफिक थ्योरी। बाकी के ऑप्शन देखो कैसे है। हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द लिमिटेड एविडेंस, मतलब जब आप अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे एविडेंस कम लगेगा ना, आप तो हाइपोथेसिस ऐसी बना ले रहे हो, फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे तो ये तो राइट हो जाएगा। और ये किस पे बेस्ड है? बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन, बगैर किसी अजम्पशन के आप स्टार्ट करोगे ना और फिर सच की तरफ पहुंचोगे, ये भी सही बात है। हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना, पहले से आप बना के चल रहे हो ना कि फिर फिनोमेना तक पहुंचोगे, तो ये भी सही हो जाएगा। कि यहाँ पे देख लेते हैं हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है। अ थ्योरी इज वेल substantiated explanation developed after repeated testing of hypothesis. They are not the same. पहले hypothesis करोगे, फिर testing, फिर validation, फिर theory, फिर law, अगर universal truth है तो। ठीक है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है, बनाई गई है पहले से। जैसे टेंटेटिव डेट्स आ जाती है ना, जैसे आप पेपर की तैयारी करोगे, वैसे हाइपोथेसिस हमने सच नहीं है, सच की तरफ तो थ्योरी की तरफ तो जाएंगे, पहले हम कुछ लेके बेस तो लेके चलें, फिर उसको राइट या रॉन्ग प्रूफ करेंगे। आई होप हाइपोथेसिस का मतलब सभी को समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन, उसको क्या बोलेंगे? एक्शन रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की फंडामेंटल रिसर्च। इमीडिएट एप्लीकेशन कहाँ होता है? एक्शन रिसर्च में। सही जवाब। ये चार्ट मैंने आपको पहले दे दिया है सेकेंड या फर्स्ट क्लास में, तो इसको आप देख लेना, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। When two or more successive footnotes refers to the same work, which one of the following expression is used? Same work, तो उसको क्या बोलेंगे? IBID, ET.AL, ऑफसाइट या लोकसाइट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। देखो कैसे, जैसे अपन रेफरेंसिंग लिखते हैं ना, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर रेफरेंस वाला सेक्शन जाते हैं, वहां पे अपन को क्या करना पड़ता है? साइटेशन करना पड़ता है, एक्नॉलेज करना पड़ता है ऑथर्स को, जहाँ से हमने डेटा को लिखा है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, अब ज्यादा रिपीट कर नहीं सकते अपन, बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो वहां पे ये एक्सप्रेशन यूज होते हैं कि सेम सोर्स से साइट किया है इमीडिएटली अगेन, मतलब ऊपर लिखी चीज को फिर हम नीचे लिख रहे हैं, तो हम पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, उसमें लिख देंगे IBID। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये शर्मा आर के इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये हमने रेफरेंस दे दिया, और नीचे क्या लिख देंगे? IBID, मतलब ये पूरा प्लस पेज नंबर 47 में इन द सेम प्लेस में हो जाएगा। फिर वहीं पे सोर्स साइटेड अर्लियर बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, किसी दूसरे पेज में, जैसे दो थर्ड पेज में करना है, ठीक है। सोर्स साइटेड अर्लियर बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, तो उसको ऑफ साइट कहेंगे। सेम सोर्स सेम पेज साइटेड अगेन, सेम सोर्स है, सेम पेज में है, उसको फिर से साइट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉक साइट। वर्क विथ मल्टीपल ऑथर, वो हो जाएगा एट ऑल। इसका 2025 में भर के क्वेश्चन पूछे 2024 में, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। इसके मैंने दो चार्ट दिए हैं, एक ये वाला सेम प्लेस में वर्क साइटेड
ठीक है, और ये एंड अदर ऑथर्स, ये वाला तो पूछा ही है, सभी पूछे हैं ऑलमोस्ट। तो ये 2 चार्ट आपके लिए है, पॉज करना और सबको अच्छे से पढ़ना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 9-year-old are taller than 7-year-old, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ a reference drawn from vertical study, cross sectional study, time series के experimental study, कि जो 9 साल का बच्चा है वो लंबा है, हाइट उसकी लंबी है देन 7-year-old। तो ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखो इस चार्ट से मैं बताती हूँ, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है, डेटा कलेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम फॉर डिफरेंट ग्रुप। वर्टिकल लॉन्गिट्यूड में सेम ग्रुप को स्टडी करते हैं ओवर टाइम। समझ में आया? क्रॉस मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल, जैसे कि बहुत सारे वेरिएबल हो गए, 9 ईयर 7 ईयर ओल्ड, 2 बच्चे हो गए ना, 2 फैक्टर हो गए, उसकी स्टडी कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए क्रॉस सेक्शनल। और एक ही बच्चे को हम स्टडी कर रहे हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, वो हो जाएगा वर्टिकल। यहीं पे वो चीज एक्सप्लेन करी है। अब जैसे 7-year-old वर्सेस 9-year-old सेम टाइम में कर रहे हैं, उनकी हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल हो गई। अब सेम चिल्ड्रन की हाइट एट एज 7 और एज 9, सपोज आपकी अभी जो भी एज है, या मैं छोटे बच्चे की बात करूं, वो 7 में एज उसकी हाइट 5'2" थी, फिर 9th में, मतलब 5'2" तो बहुत ही ज्यादा होती है 12th क्लास के बच्चे की, ठीक है। 10th में उसकी हाइट 5'2" थी, फिर 12th में उसकी हाइट क्या हो गई, 5'3" हो गई, ठीक है। तो ओवर द टाइम, अलग अलग टाइम में एक ही बच्चे की हाइट, तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकल। टाइम सीरीज स्टडी क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम वेरिएबल, जैसे कि सिर्फ 9 ईयर बच्चे की जो एवरेज हाइट है वो हम 2010 से 2020 तक कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है, रिसर्चर मैनिपुलेट वेरिएबल्स टू सी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बहुत ही आसान है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन में ये रहा। कॉन्फ्रेंस आर मेंट फॉर, कॉन्फ्रेंस किसके लिए होता है, मल्टीपल टारगेट ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, शोकेसिंग न्यू रिसर्च, कि ऑल ऑफ द अबव, कि हम बहुत सारे टारगेट ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, न्यू रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें कॉन्फ्रेंसेस में होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। एक्सपोज्ड फैक्टर क्या होता है, बहुत ही आसान है। द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, प्रायर टू द इंसिडेंट, द रिसर्च इज कैरिड आउट along with the happening of an incident, is carried out keeping in mind the possibility of the incident। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सिंपल ऑप्शन नंबर ए। ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। एक्सपोज्ड फैक्टो का लेटेंट वर्ड क्या होता है, आफ्टर द फैक्ट। रिसर्च में एक्सपोज्ड फैक्टो स्टडी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इवेंट दैट हैव ऑलरेडी अकर रेदर देन मैनिपुलेटिंग वेरिएबल बिफोर एंड। इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। मैनिपुलेशन किस में होता है, कमेंट में बताओ अब भी कि अब भी। रिसर्चर्स एग्जामिन existing condition और event to determine cause और relationship। सपोज करो रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसका मैंने एग्जांपल दिया है आपको पहले की क्लास में,
तो रोड एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट ऑलरेडी हो गया, फिर बाद में लोग फोटो खींचते हैं, न्यूज वाले आते हैं, ये होता वो होता है, तो वो तो ऑलरेडी अगर हो चुका है ना इवेंट, उसके बाद हो रहा है रिसर्च। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आफ्टर द इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन में ये है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिसर्च एप्टीट्यूड। तो हम पूरी की पूरी जुलाई 2012 से जुलाई 2018 तक के क्वेश्चन कर लेंगे, जून 2012। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक डू नॉट इंक्लूड ऑनेस्टी, सब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। नॉट इंक्लूड पूछा है, तो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी मतलब सबका अपना अपना नजरिया, पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं चेंज करना है। तो रिसर्च एथिक्स आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड रिसर्चर्स टू कंडक्ट स्टडी रिस्पॉन्सिबली एंड ऑनेस्टली। कोर एस्पेक्ट क्या क्या है, ऑनेस्टी, कि आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, फैब्रिकेट नहीं करोगे। ठीक है, ये वायलेट करता है रिसर्च एथिक्स को। इंटीग्रिटी, मेंटेन करोगे कंसिस्टेंसी इन रिसर्च प्रैक्टिसेस और एथिकल स्टैंडर्ड अपनाओगे। ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड करोगे, बायस नहीं रहोगे रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्ट या इंटरप्रिटेशन में, अपने हिसाब से करोगे, बायस नहीं रहना उसमें, ऑब्जेक्टिव होना ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल बायस, हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से उठेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। आपको एक टाइम टेबल जैसे बनाना पड़ेगा, उस पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। अपने हिसाब से सो रहे हैं तो सो रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला। ठीक है जी। और ओपिनियन, which researcher ethics aims to minimize, not inclusive. Ethical research prioritize objectivity over subjectivity. ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये होती है अपनी रिसर्च की लास्ट क्लास, मतलब ये वाला पार्ट खत्म होता है, थर्ड पार्ट। अपने शेयर जरूर से, अपने स्कोर्स जरूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो जो मैंने पूछा है उसका आंसर आपको लिखना है। और जो भी आपको इसके बारे में कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाएं। लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना आपके स्कोर्स कितने हुए हैं। ये कमेंट आपके लिए है, आपको इससे बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे रहेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप हर लेक्चर में अपना स्कोर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इम्प्रूव करना है, मैं भी आपसे कनेक्टेड रह पाऊंगी। कमेंट्स में ही आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मुझे पता चलेगा कि आप रेगुलर वॉच कर रहे हो कि नहीं, आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, और आपको भी पता चलेगा कि हाँ मुझे आप मैम को बताना है, तो जरूर से कमेंट करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।